नमस्कार दोस्तों, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम आंकड़े बोलते हैं में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे आपका प्यार जो अभी तक हमको मिल रहा है वो इसी तरह से मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आज हम एक और विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र। और इस विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण के लिए हमने फिर से अपने मित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और इनका हम स्वागत करते हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र है इसकी राजनीतिक सांख्यिकी यानी डेमोग्राफी क्या है, पॉलिटिकल डेमोग्राफी क्या है। तो अमित जी, क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को इस डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक सांख्यिकी से अवगत कराएंगे? तो डेमोग्राफी की अगर बात करें तो डीडीहाट जो है काफ़ी पहले से ही एक अलग ही से विधानसभा क्षेत्र रहा है यूपी के टाइम से। और फ्रॉम 1996 यहाँ पर आपके जो बिशन सिंह चुफाल जी टिल प्रेजेंट डेट तक का वही यहाँ के विधायक चले आ रहे हैं। 2012 में इसका परिसीमन किया गया और 2012 के बाद इसमें 6 आपके तहसील आए हैं। डीडीहाट, देवलथल, बंगापानी, थल, कुछ पार्ट पिथौरागढ़ का, कनाली छिना। तो ये 6 इसमें तहसीलें हैं। पहले कनाली छिना करके एक तहसील और होती थी जिसमें कि ये जो मैंने आपको 6 बताया उनमें से 3 कनाली छिना, देवलथल और बंगापानी ये कनाली छिना में आते थे, लेकिन 2012 के परिसीमन के बाद उसको तोड़ करके या इसमें डीडीहाट में ही सम्मिलित कर दिया गया। और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोटर्स की बात करूँ तो लगभग 86,000 वोटर्स आपके 2017 में थे, और जो कि लगभग 79,000 समथिंग के आसपास आपके 2012 में थे, यानी कि 5,000-5,500 वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। अब मैं अगर आपके यहाँ का लाइवलीहुड की बात करूँ तो देखिए ये सुदूर प्रांत या हिमालय तटी एरिया, मतलब फुटहिल जो है हिमालय का, वो एरिया जो है वो डीडीहाट है। यानी कि यहाँ से जस्ट हिमालय स्टार्ट होता है या कुछ तलहटी हिमालय की शुरू होती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर कई सारी जातियाँ एवं जनजातियों का यहाँ पर मुद्दा निवास रहा है और एक अच्छा खासा ये ट्रेड सेंटर रहा है। चाहे आपका मतलब इसका तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ इसमें झूला घाट, जौलजीबी जैसे जो एरिया है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट पुराने ट्रेड के रूट्स रहे हैं। और चूंकि ये ट्राई जंक्शन के पास है तो ये सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र होता है। और यहाँ पर का जो मतलब जो पूरी व्यवस्था है वो मेजर तो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। अब लेकिन अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा बहुत टूरिज्म को ज़्यादा जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। यहाँ का इको टूरिज्म जो है वो मतलब लाइवलीहुड का जो साधन है वो यहाँ पर इको टूरिज्म हो गया है। इसके अलावा आपका होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, इनसे प्लस आपका जो अभी एक नए कॉन्सेप्ट आए हैं होम स्टे वगैरह, वो भी काफ़ी यहाँ पर मतलब होने लगे हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैकिंग वगैरह के भी रूट्स यहाँ से निकलते हैं हमारे। तो ये यहाँ का एक इम्पोर्टेंट मतलब लाइवलीहुड का तरीका है जी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं चुनाव डाटा विश्लेषण के बारे में। तो अमित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ जो अंतिम चुनाव हुए 2017 के, उसके आंकड़े क्या बताते हैं, और साथ ही साथ हमको ये बताइए कि 2017 के पूर्व के चुनाव को और इस चुनाव को जब हम तुलना करते हैं तो वो तुलनात्मक अध्ययन का विश्लेषण हमें क्या जानकारी देता है? तो देखिए, मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1996 से लेके टिल डेट तक का हमारे आदरणीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी जो हैं वो यहाँ के विधायक रहे हैं, जो कि भाजपा के एक प्रमुख चेहरे भी रहे हैं। वो यहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बिशन सिंह चुफाल जी, और वर्तमान में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, पेयजल मंत्री मंत्रालय
जैसा मुख्य विभाग उनके पास है, तो वो इस समय यहाँ पर 96 से अभी तक का मैनेज कर पाए हैं कि वो इस सीट पे बने रहे हैं। इससे पहले चूंकि ये 2 सीटों से मिलके बना है, 2012 के परिसीमन से पहले बात करें तो कनाली छिना एक अलग तहसील होती थी, तो कनाली छिना वाली जो बेल्ट है वो आपकी यूकेडी का एक गढ़ माना जाता है। वहां से एक काफी शक्तिवान पुरुष यानी कि काशी सिंह एडी जी, जो कि फाउंडिंग मेंबर रहे हैं यूकेडी के, वो वहां से आते हैं। किंतु 2012 के परिसीमन के बाद काशी सिंह एडी जी का जो यहाँ पर वोट बैंक कह लें या फिर उनकी जो एक विरासत है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो ये 2017 का रहा है। 2012 में भी आपके डीडी हाट से हमारे बिशन सिंह चौफाल जी रहे हैं। उससे पहले 2007 में बात करें, 2002 में बात करें या फिर 96 में बात करें, हर बार जो है हमारे यहाँ पर चौफाल जी ही इस सीट पर डीडी हाट सीट पर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ये 2 सीटों से बन गई है तो 12 और 17 का थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उससे पहले का डीडी हाट एक प्योर जो ब्लॉक था, मतलब प्योर विधानसभा थी, वो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हर बार जो है वो सीट जो है वो भाजपा के खाते पर ही आई है। लेकिन 2017 का चुनाव में आज थोड़ा बहुत अगर मैं अपनी टीम के आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो मैं अब, क्योंकि कंपैरिजन जो आएगा फिर 12 और 17 के हिसाब से मैं अगर करता हूं तो 2012 में मुख्यतः आपका आईएनसी, बीजेपी और बीएसपी, ये 3 पार्टियां रही। बीएसपी के जगजीवन कन्याल जी ये 22.6% लेकर के आए थे, वहीं आईएनसी को 23.2% मिला था और उसके अलावा बीजेपी को 46.8%, यानी कि काफ़ी प्रबल यहाँ पर 2012 में जो है बीजेपी का बहुमत मतलब रहा है। अब वहीं 2017 में अगर हम बात करें तो आईएनसी ने अपना जो पारंपरिक वोट है वो बढ़ाया है लगभग 5% के आसपास, यानी 28% का आईएनसी आई है। वहीं बीजेपी का जो है वो थोड़ा घटा है, 33.6% के आसपास बीजेपी यानी बिशन सिंह चौफाल जी यहाँ पर से ला करके जीतने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये यहाँ का वो रहा है। वहीं काशी सिंह एडी जी का काफ़ी ज़्यादा कम मतलब यहाँ पर प्रभाव हो गया है, लगभग 8 या 9% के आसपास में काशी सिंह एडी जी ने 2017 के चुनाव में परफॉर्मेंस दी है। तो ये आंकड़े हमारी टीम ने जो जुटाए हैं वो ये बताते हैं। जी अमित जी, जहां तक हम 2017 और उससे पूर्व के चुनाव को तुलना करें तो एक विशेष बात सामने आ रही है। सामने ये आ रहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो लगातार यहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं, उन्होंने अपना वोट प्रतिशत काफी हद तक कम किया है, मतलब वो लूज किया है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत काफी बढ़ाया है। तो इसके बारे में अगर विश्लेषण किया जाए तो आंकड़े क्या बताते हैं, इसको किस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे? तो देखिए, बिशन सिंह चौफाल, ये आपका कहना सही है कि बिशन सिंह चौफाल जी का एज एन इंडिविजुअल, मतलब बीजेपी की अगर मैं बात ना करूं, मैं इसके पीछे कारण भी दूंगा, तो बिशन सिंह चौफाल जी का जो 2012 में 46.8% वोट बैंक था, या भाजपा का जो वोट बैंक था, वो घट करके 33.6% पे आ गया, यानी कि लगभग 13.2% का डिक्रीज जो आया है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो उन्हीं के पार्टी के एक किशन सिंह भंडारी जी का उनके विपक्ष में खड़ा होना है, जिन्होंने लगभग 29% जो है वो जो है यहाँ पर वोट खींचे हैं। अगर देखें तो मतलब सेकंड नंबर पे फर्स्ट रनर अप जो है वो किशन सिंह भंडारी जी आए हैं इस इलेक्शन में। तो उसके पीछे कई कारण रहे हैं, उनके द्वारा जो कई मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे स्थानीय मुद्दा में पेयजल के ऊपर तो उन्होंने बात की है। इसके अलावा उन्होंने बिशन सिंह चौफाल जी की आयु के ऊपर पे भी बात की है और युवाओं को मौका देने वाली बात की है कि युवा वर्ग जो है भाजपा का वो निकल के आए। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल बिशन सिंह चौफाल जी के इमेज को थोड़ा डाउन करा है, जिसके करके वो 29% अपनी जो है यहाँ पर ला सके। अब बात करें हम कांग्रेस की, तो 2012 में रेवती जोशी जी को जो है वो यहाँ पर टिकट दिया गया था, किंतु 2017 में आखिर तक का रेवती जोशी जी का आ रहा था, जैसा कि हमारी टीम करती है, लेकिन लास्ट में 9 दावेदार आए
और उन 9 दावेदारोों में से एक श्री प्रदीप पाल सिंह जी को टिकट दिया गया। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी और लगभग 5% मतलब 23.2 से 28% लगभग 4.8% के आसपास उन्होंने वोट परसेंटेज इंक्रीज कराया। अगर इसका गहराई पे जाएं और मतलब विश्लेषण करें तो जैसा कि हमारी मैगजीन्स और अन्य स्रोत जो बताते हैं, तो वो उनका ये मानना है कि उस समय पे हरीश रावत की गवर्नमेंट मतलब इससे पिछली 2017 से पहले जो हरीश रावत की गवर्नमेंट थी, उसमें डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी सारे हिस्से तो एसटी बेल्ट में आता है, यानी कि जो हमारा रंग समाज है वो उसको एसटी दिया गया था। उसके बाद के जो बाकी का जो समुदाय था उनमें आपका ओबीसी बेल्ट डिक्लेयर करना, ये एक रणनीतिक मूव जो कांग्रेस ने खेला, जिसके की असर यहाँ पर पे दिखा है कि वो 4.8% वोट इंक्रीज कर पाए हैं इस एरिया में। तो ये मेजर यहाँ पर पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके करके कि कांग्रेस लगभग 4.8 यानी 5% के आसपास अपना वोट बैंक बढ़ा पाई है इस क्षेत्र में। और रही बात हार की, तो हार को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर इंडिविजुअल में देखें तो बिशन सिंह चुफाल जी का थोड़ा सा मतलब जो वोट परसेंटेज है वो घटा है, किंतु अगर ओवरऑल क्योंकि उस समय तक का येट अभी तो वो बगावत में है किशन सिंह भंडारी जी वर्तमान तक, लेकिन उस समय पे चूंकि भाजपा के ही 2 फाड़ हुए हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 29% ये आता है और बिशन सिंह चुफाल जी का 33.6, तो लगभग आपका 66% के आसपास 63% के आसपास या फिर 62.6% के आसपास में आपका जो है मतलब परसेंटेज बढ़ा है। अच्छा, वहीं जो बसपा के को जो 22.6 था उसी परसेंटेज को इन लोगों ने यहाँ पर पे खाया है, यानी कि बसपा के जो अब अगले वाले आए थे वो उनका वोट परसेंट जो है सिकुड़ करके 4% के आसपास में रह गया। मतलब जगजीवन कन्याल जी खड़े हुए थे 2012 में, किंतु 17 में बसपा से जो उम्मीदवारी हुई तो उसमें उनका 4% ही वोट रह गया। कहाँ 22% का वोट को आपका भाजपा ही, अगर वैसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो भाजपा ही खा गई, और कुछ परसेंट उसमें जो है वो कांग्रेस भी गेन कर पाई है। तो ओवरऑल ये इस विधानसभा का मतलब वो निकलता है। और वैसे काफ़ी खूबसूरत एक जगह है और काफ़ी एक अलग सा, क्योंकि हिमालय के तटवर्ती मतलब तलहटी वाला एरिया है, यहाँ से होकर के फिर कई सारे ग्लेशियरों के रास्ते खुलते हैं। एक आस्कोट नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर पे है। किंतु एक मुख्य यहाँ पर पे जो अगर डेमोग्राफिकली मैं बात करूँ, जो थोड़ी बातें रह गई थी, तो डेमोग्राफिकली यहाँ पर पे पलायन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि यहाँ पर पे पलायन कई सारे गांव, जैसे कि यहाँ पे रंग समाज है तो रंग समाज के जनरली 2 घर हुआ करते थे कि विंटर में खेती नीचे करते थे और विंटर के बाद ऊपर करते थे। तो 1980 से लेकर के अभी तक का 2020 तक का अगर हम कहें तो 40 साल में इस एरिया में कई सारे जो वैलीज हैं, घाटियां जो हैं, उनमें जो गांव जो हैं वो खाली हो गए, यानी कि उन्होंने मूल जो एग्रीकल्चर था उसको छोड़ दिया, एवं वो भी सब नौकरी या फिर अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं, हमारे जो नए यहाँ पर बिजनेसेस डेवलप हुए हैं उनमें कार्य करने लगे। इसके अलावा जो बाकी भी जो हमारे वहाँ पर पे और भी जो स्थानीय समुदाय हैं उनका भी हाल मोर और लेस इसी तरीके का है। और वैसे देखा जाए तो क्योंकि अभी चाइना के साथ थोड़ी हमारे देश की खटपट है, तो ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है, क्योंकि ट्राई जंक्शन इसी के पास से होकर के जाता है। और इनका काफ़ी पहले से, मतलब आज से नहीं, करीब 400-500 साल से जो है एक ट्रेड का रिलेशन रहा है। तो ये वास्तव में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा प्रबुद्ध एरिया रहा है। अगर हम इसका स्टेट एवरेज से अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर का जो एवरेज एजुकेशन आती है वो 96% है, जो कि स्टेट का एवरेज 84% से 12% ज़्यादा है। और इवन यहाँ की जो महिलाएं भी हैं उनकी भी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे रही है। तो ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा एक विधानसभा क्षेत्र है, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नहीं, ओवरऑल भी एक अच्छा वो रहा है।
तो ये हमारा DDR सीट का। तो दर्शकों, आपने देखा एक बड़ा ही सुंदर विश्लेषण अमित जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरह की रणनीतियां अपनाती है और किस तरह से अपनी रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप डेटा एनालिसिस और रिसर्च सेंटर में चुनाव प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट और चुनाव से जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के तरीके हमसे उस तरह की सेवाएं ले सकते हैं और हमसे ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। अगले किसी एपिसोड में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।